दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया के गांधी पर केंद्रित श्रृंखला किस्सा गांधी का में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस लेख पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है गांधी जी के साथ पहली मुलाकात। लेखक हैं पंडित सुंदरलाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल का गांधी जी के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध था। इस लेख में गांधी जी के साथ मिलने का उन्होंने बहुत ही सविस्तार वर्णन किया है और बहुत ही रोचक अंदाज में किया है। पंडित सुंदरलाल ने लिखा कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से पहले भारतीय राजनीति में उस वक्त दो ही दल थे। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल इंग्लिस्तान के बादशाह की वफादारी की कस्में खाता था और छोटे मोटे अधिकार और नौकरियां लेकर अपने को सफल मानता था। वहीं दूसरी तरफ गरम दल जो स्वदेशी अंग्रेजी माल के बॉयकॉट, कौमी तालीम और स्वराज की प्यास लोगों में पैदा करके बम और पिस्तौल के जरिए इधर उधर अंग्रेज हाकिमों की हत्या करके और खजानों वगैरह को लूट कर अंग्रेजों को इस देश से निकाल देने की आशा करता था। लेकिन पंडित सुंदरलाल ने यह बखूबी लिखा है कि दोनों की ही जो पद्धति थी देश को आज़ाद करने की, वह बिल्कुल मुकम्मल नहीं थी। उसकी वजह यह है कि गरम दल जो उस वक्त लूटपाट पर भरोसा करता था, कई बार संसाधन बहुत लगते थे और लूट से जो माल इकट्ठा किया जाता था उसकी कीमत बहुत कम होती थी। न केवल धन के बारे में बल्कि एक लूटपाट को अंजाम देने में 20-30 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और यही वजह है कि मेहनत अधिक होती थी और उसका आउटपुट का बहुत कम निकल कर आता था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था कि उन्होंने पंडित सुंदरलाल ने लिखा है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 1907 से पहले अंग्रेज़ों का दबदबा और उनका घमंड कितना गहरा था और सारे देश पर किस तरह छाया हुआ था। बड़े से बड़े हिंदुस्तानी के लिए पहले या दूसरे दर्जे के रेल के किसी ऐसे डिब्बे में घुसने की हिम्मत करना जिसमें कोई अंग्रेज पहले बैठा हो, एक गैर मामूली बात थी और कोई भी छोटे से छोटा अंग्रेज ऐसे मौके पर किसी बड़े से बड़े हिंदुस्तानी का खुला अपमान कर सकता था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 1907 ईस्वी में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर का जो बम कांड किया था उससे जो है अंग्रेज अफसर हिल गए और उन्होंने ये समझा कि यह कीड़ा भी काट सकता है। लेकिन यहाँ तक बात यहीं तक थी नहीं, बात दरअसल इससे आगे बढ़ी और उन्होंने जो है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम का एक आघात किया और इससे भी जो है अंग्रेज कौम की उस सारी शान और सारे मज़े को किरकिरा कर दिया। बात यहाँ तक हुई कि गरम दल में जो भी लोग शामिल थे, इतना होने के बाद भी जो रिजल्ट, जो परिणाम आना चाहिए था, वो परिणाम ठीक ठाक नहीं आ रहे थे। इस वजह से 1905 में गरम दल के प्रादुर्भाव के बाद 1912 तक जाते जाते गरम दल की स्थिति भी पस्त हो गई और उसमें जो भी लोग शामिल थे वो इधर उधर जो है भागने लगे। सन 1912 के बाद दल के बहुत से लोग इधर उधर आसाम की सरहद पर या हिमालय की तराई में छिपे दबे किसी तरह दिन काट रहे थे और उसी दल में पंडित सुंदरलाल भी थे। उन्होंने लिखा कि इस सिलसिले में सन 1912 से सन 1916 तक के दिन मैंने सोलन में काटे, दिल के अंदर गहरी निराशा थी। मतलब दोनों ही जो स्थितियां थी देश को आज़ाद करने के प्रति, नरम दल और गरम दल की, वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं थी और उसमें जो काम कर रहे देश प्रेमी थे उनमें एक निराशा का भाव उत्पन्न कर रहा था। और इसी बीच उन्हें पता चलता है कि मिस्टर गांधी नाम के एक सज्जन इसी साल हिंदुस्तान आए हैं। पंडित सुंदरलाल को लगता है कि जाकर उनसे मिलना चाहिए और वो सोलन से अहमदाबाद वो मिलने के लिए गांधी जी से चले जाते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं अकेला सोलन से चला, सीधा अहमदाबाद पहुंचा। पता लगाया तो मालूम हुआ कि मिस्टर गांधी शहर के बाहर किसी छोटे से बंगले में रह रहे हैं। मैं वहां पहुंचा। मेरी गांधी जी से यह पहली मुलाकात थी। मुझे अब तक याद है, वह एक छोटे से कमरे के अंदर जिसका फर्श बीच बीच में उखड़ा हुआ था, टाट का एक छोटा सा टुकड़ा बिछाए उस पर बैठे थे। एक छोटी सी मैली सी घुटनों तक की धोती बांधे हुए थे, बाकी बदन नंगा था। एक छोटी सी लड़की, शायद 5-6 बरस की रही होगी, उनके आगे बैठी थी। मुझे जहाँ तक याद है, गांधी जी उसके सिर से जुएं बीन बीन कर पास रखे हुए एक पानी के कटोरे में डालते जाते थे। उसी सज धज के 1-2 और आदमी कमरे के पास से आते जाते दिखाई दिए।
मैं कमरे में घुसा, मालूम करके कि यही मिस्टर गांधी है, कुछ अचंभा सा लगा। उन्होंने टाट का एक टुकड़ा मेरी तरफ करके मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया। बातें शुरू हुई। मैंने अपना और हाल की देश की आज़ादी की कोशिशों का हाल जो मैं जानता था, सब उन्हें तफसील से कह सुनाया। मालूम होता था बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और जो जो मैं कहता हूँ सब पीते जाते हैं। बीच बीच में उन्होंने कई सवाल भी किए। इस बातचीत में कई घंटे लगे। दोपहर से शाम होने को आई। कभी कभी वह उठकर दूसरा काम भी करते रहे। पर जब जब मैंने उनसे उनकी राय पूछी और उनसे आगे के लिए सलाह लेना चाहा, तो लगभग हर बात पर वह कुछ ऐसा ही जवाब देते थे। मैं तो राजनीति नहीं समझता, मैं तो धर्म जानता हूँ। सबको अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए, अपना धर्म पालना चाहिए, पाप तो नहीं करना चाहिए, किसी को मारना पाप है, वगैरह वगैरह। मैंने बार बार और तरह तरह से उनसे पूछना चाहा कि आखिर हिंदुस्तान को आज़ादी कैसे मिल सकती है। हर बार वह कोई ना कोई इसी तरह का फिक्रा दोहरा देते थे। मुझ पर यह असर जरूर पड़ा कि वह मुझसे और मेरी बातों में रस ले रहे थे। उनकी आंखों में मुझे बार बार एक अनोखा स्नेह और अपनापन दिखाई देता था। मालूम होता था वह चाहते हैं मैं और ठहरूं और उनसे बातें करूं, पर बार बार तोते की तरह रटे हुए उनके वही फिक्रे सुनकर मैं तो धर्म जानता हूँ, पाप तो नहीं करना चाहिए, सबको अपना धर्म पालना चाहिए, मैं उकता गया। मेरे यह पूछने पर कि आखिर धर्म है क्या चीज़, वह मेरी तसल्ली का जवाब न दे सके, मुझे उनसे एक तरह की नफरत हो गई। मैं सोचने लगा कि धर्म अधर्म के जिन दकियानूसी ख्यालों ने इस मुल्क को बर्बाद किया है और उसे गुलामी के यह दिन दिखाए हैं, वही ख्याल इस आदमी के अंदर कूट कूट कर भी भरे हुए हैं। मैंने मन में तय कर लिया कि शाम की गाड़ी से सोलन लौट जाया जाए। आखिर में मैंने उनसे कहा कि आज ही मैं सोलन वापस जा रहा हूँ। मैंने उनसे यह भी साफ कह दिया कि मैं आपसे निराश और हताश, यानी निराश होकर और बेजार होकर जा रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने अंग्रेजी के यही दोनों शब्द डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड का उपयोग किया था। चलते चलते मैंने उनसे यह भी कहा, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, ईश्वर के लिए आप और जो चाहे कीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में दखल ना दीजिए, नहीं तो आप इस देश को और मिटा देंगे। वह सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा अभी तो और फिर भी आओगे। मैंने देखिए नमस्कार कहकर विदा ली, स्टेशन आया, सोलन के लिए वापस चला गया। मैं रास्ते भर यही सोचता आया, कितना लंबा सफर और इतना खर्च सब बेकार गया। यह गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात के 2 साल बीत जाने के बाद तब तक जो है वो पंडित सुंदरलाल सोलन से इलाहाबाद आ चुके थे और उन्हें पता चलता है कि सन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण बिहार में वहाँ के गरीब किसानों पर नीलहे गोरों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। लेकिन इलाहाबाद से चंपारण पंडित सुंदरलाल नहीं जा पाए। कारण ये था कि उन्हें पहली मुलाकात से जो एक निराशा हाथ लगी थी, वो बिल्कुल भी उनमें उत्साह का संचार नहीं कर पाया और यही वजह है कि उनमें वो जोश नहीं आ पाया और बिहार वो गांधी जी से मिलने के लिए नहीं जा पाए। फिर क्या हुआ कि इसी बीच जो है उन्हें यह सुनने को मिला कि गांधी जी गुजरात में खेड़ा जिला के किसानों की फसलें खराब हो गई थी, सरकार उनसे जबरदस्त लगान वसूल कर रही थी। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने गुजरात में एक नया आंदोलन खड़ा किया और जब उन्हें पता चलता है कि एक नया आंदोलन खड़ा किया है, तब इनसे रहा नहीं जाता और फिर एक बार गांधी जी से मिलने के लिए गुजरात चले जाते हैं। मैं गुजरात पहुंचा। अब उनकी बात सुनिए। मैं गुजरात पहुंचा। गांधी जी इस समय नडियाड के अनाथालय में ठहरे हुए थे। मैं उनसे वहीं मिलने के लिए गया। मेरी उनसे यह दूसरी मुलाकात थी। सुबह का वक्त था। गांधी जी अनाथालय के हॉल के कोने में फर्श के ऊपर एक गद्दा बिछाए बैठे हुए थे। 8-10 काम करने वाले उनके दाएं बाएं और सामने थे। उनमें से 2 की याद मेरे अंदर अभी तक बाकी है, एक शंकरलाल बैंकर और दूसरे वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी और उनमें बातें हो रही थी, कुछ गुजराती में और कुछ हिंदुस्तानी में मिली जुली। मैंने जाकर नमस्कार किया। गांधी जी ने मुझे पहचान लिया। पूछा कि मैं वही हूँ ना जो उनसे अहमदाबाद में मिल चुका था। मेरे हाँ करने पर उन्होंने प्रेम के साथ
मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया, उनकी बातें सुनने लगा। लगभग 2 घंटे बातें होती रहीं। मैं गुजराती और हिंदुस्तानी दोनों समझ रहा था। मुझे अब उन बातों की तफसील तो याद नहीं रही, पर इतना अच्छी तरह याद है कि 2 घंटे तक लगातार गांधी जी उन सब काम करने वालों को तरह तरह से यही समझाते रहे। धर्म पर कायम रहना, पाप नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना, अन्यायियों के साथ भी दिल में प्रेम रखना और प्रेम के साथ ही उनसे बरतना, वगैरह वगैरह। मैं ध्यान से सुनता रहा। कभी कभी मैंने बात को साफ करने के लिए कोई छोटा सा सवाल भी कर लिया। हर बात का वही जवाब। उन्हें इतनी इस बात की चिंता नहीं थी कि किसानों का अन्याय दूर हो, जितनी इसकी कि किसी भी सरकारी आदमी या सरकारी नौकर को जरा सा भी दुख ना पहुंचा हो। मेरे मन में गांधी जी की तरफ से फिर वही भाव उभरे जो 1 साल पहले पैदा हुए थे। 2-3 घंटे की बातें सुनकर और अच्छे से अच्छे काम करने वालों के साथ मुझ में फिर उनकी तरफ से निराशा और एक तरह की नफरत ही जागी। खाने का वक्त आ रहा था, सब खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने गांधी जी से कहा, मैं पहले भी आपसे मिलने आया था और इतने दिनों बाद फिर आया हूँ। अब मैं इसी दोपहर की गाड़ी से लौट जाऊंगा। सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि मैं उतना ही डिसअपॉइंटेड और डिसगस्टेड जा रहा हूं जितना पहली बार। गांधी जी फिर मुस्कुराए। कुछ और लोग भी देख रहे थे। मुझसे कहा, अभी और ठहरो। मैंने जवाब दिया, मुझे ठहरने से कोई फायदा दिखाई नहीं देता। गांधी जी ने कहा, इतनी दूर से आए हो, मेरे कहने से कुछ देर और ठहर जाओ। तुम भी खाना खा लो, मैं भी खा लूं, फिर दोपहर को मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब तुमसे बातें होंगी। मैंने उनकी आज्ञा मान ली। दोपहर बाद उन्होंने मुझे ऊपर के कमरे में बुलाया। वह और मैं ही थे। फर्श पर बैठकर लगभग 2 घंटे तक फिर बातें होती रहीं। वह सब बातें मुझे अब तक याद नहीं रही। इतना याद है कि गांधी जी को हिंदुस्तान भर की एक एक छावनी के बारे में यह जानकारी थी कि किसमें कितनी फौजें हैं, कितनी देसी और कितनी अंग्रेजी और कितने हथियार हैं, और कहाँ कोई बगावत या आंदोलन खड़ा हो जाने पर सरकार कितना मुकाबला कर सकती है। उन्होंने इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ रखा था। फौजों के इधर से उधर आने जाने को भी वह ध्यान से पढ़ते सुनते रहे थे। मुझ पर यह भी असर पड़ा कि किसी एक जगह को अपने आंदोलन के लिए या सत्याग्रह के लिए चुनते समय यह सब चीज़ें उनकी निगाह में रहती हैं। उस दिन की 2 घंटे की बातचीत से 2 बातें मेरे दिल पर जम गईं। एक यह कि अंग्रेज सरकार की हिंसा करने की शक्ति की जितनी अच्छी जानकारी गांधी जी को थी, उतनी हमारे पुराने क्रांतिकारी दल में किसी को ना थी। दूसरी यह है कि विदेशी हुकूमत से नफरत और मुल्क की आज़ादी के लिए तड़प भी गांधी जी में किसी दूसरे से कम ना थी। कुछ ऐसा भी लगा कि उनकी धर्म, पाप और अहिंसा की बातें केवल वक्त की ज़रूरत थी और वह बड़ी मेहनत के साथ कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे या बना रहे थे। मेरा दिल बदला। मैं गहरे सोच में पड़ गया, फिर भी अधिक ना ठहरा। शाम की गाड़ी से मैं इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। इस तरह मेरी गांधी जी से दूसरी मुलाकात खत्म हुई। और इस दूसरी मुलाकात के बाद क्या होता है कि पहली जंग के खत्म होने से पहले पहले देश में एक नई जान आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे अंग्रेजी सरकार भी चौकन्ना होती जा रही थी। उन्होंने आज़ादी के दीवानों के साथ कैसा सलूक किया जाए, इसके लिए खुर्राट अंग्रेज अफसरों की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर और इस कमेटी की सलाह के मुताबिक बड़े लाट की काउंसिल में 2 नए कानून पेश किए गए। यह दोनों कानून रॉलट एक्ट कहलाते हैं और देश में उस समय काले कानून के नाम से मशहूर थे। इन नए कानूनों में देश के छोटे से छोटे पुलिस अफसरों को वह जबरदस्त अधिकार दे दिए गए जिनके रहते देश के अंदर नरम या गरम किसी तरह के राजकाजी आंदोलन का चल सकना भी नामुमकिन था। नरम दल के बड़े से बड़े नेता भी इन्हें देखकर हैरानी, असंतोष और गुस्से से भर गए। ऐसे में भला गांधी जी कैसे चुप रह सकते थे। अहमदाबाद से ही उन्होंने नए काले कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह करने यानी खुले तौर पर
सरकार का कोई ना कोई कानून तोड़ने और उसकी सजा में जेल जाने का प्रोग्राम देश के सामने रखा। देश भर के लिए एक सत्याग्रह सभा बनाई गई, जिसके गांधी जी सदर थे। गांधी जी ने खुद मुंबई जाकर जब्त किताबों को खुलेआम बेचकर सत्याग्रह शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 के लिए हड़ताल ऐलान हो चुकी थी। गांधी जी का उससे एक मकसद यह था कि सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने से पहले लोग उपवास और प्रार्थनाओं के जरिए अपनी आत्माओं को शुद्ध कर लें। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि उस दिन हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक दूर से दूर किसी गांव में भी हल नहीं चला। अहमदाबाद से खबर आते ही इलाहाबाद होम रूल लीग के दफ्तर में, जिसका मैं एक मंत्री था, मैंने कुछ मित्रों को जमा किया और एक यूपी सत्याग्रह सभा कायम हुई। तो यहाँ पंडित सुंदरलाल ने गांधी जी के निर्देश के अनुसार इन्होंने भी एक सत्याग्रह सभा कायम की। लेकिन इस बीच एक छोटी सी घटना ये हुई थी कि उस वक्त गांधी जी ने सभी सत्याग्रहियों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र निकाला था, जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना अनिवार्य थे। अब हुआ ये कि यूपी सत्याग्रह सभा के मेंबरों के लिए दस्तखत तो करना था, लेकिन पंडित सुंदरलाल ये चाहते थे कि इस प्रतिज्ञा पत्र पर मोतीलाल नेहरू भी दस्तखत कर दें। लेकिन दिक्कत ये थी कि पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी के प्रतिज्ञा पत्र से संतुष्ट नहीं थे। तो पंडित सुंदरलाल ने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि दूसरा प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया और पंडित मोतीलाल नेहरू से कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो वो तैयार हो गए। लेकिन बात यहाँ रुक गई, अटक गई कि इस बात की भनक जो है वो गांधी जी को भी लगनी चाहिए। इसीलिए पंडित सुंदरलाल गांधी जी को यह बताने के लिए गुजरात चले गए। गुजरात जाने के बाद गांधी जी से मिलने के लिए मैं अहमदाबाद पहुंचा। हाल ही में अहमदाबाद और वीरमगाम में बलवे हो चुके थे। इन बलवों के बहुत से घायल अहमदाबाद के अस्पतालों में पड़े हुए थे। जिस वक्त मैं आश्रम पहुंचा, गांधी जी इन घायलों को देखने गए हुए थे। मैं बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गांधी जी आए। मालूम होता था बेहद थके हुए हैं, पांव लड़खड़ाते से पड़ रहे थे। मैंने नमस्कार किया। मुझे देखकर खुश हुए। पूछा कब आए। मेरा जवाब सुनकर सीधे जाकर उसी दालान में एक चारपाई पर चित लेट गए। किसी ने उनके इशारे पर तह किया हुआ एक भीगा कपड़ा उनके सर और माथे पर रख दिया। मैं जरा दूर बैठकर देखता रहा। चाहता था वह थोड़ा आराम कर ले तो पास पहुंचूं। एक पल के अंदर उन्होंने मेरी तरफ को आंख फेरी और इशारा करके अपनी चारपाई के पास बुलाया। मैं पास जाकर बैठ गया। कहने लगे, सब हाल सुनाओ। मैंने जवाब दिया, अभी आप बहुत थके हैं, ज़रा आराम कर लीजिए। जवाब मिला, नहीं, शुरू कर दो। मैंने सारा हाल कह सुनाया। केवल पंडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे प्रतिज्ञा पत्र की बात अभी नहीं कही। इसके बाद मैंने कहा, आप हमारी यूपी सत्याग्रह सभा के सदर बनना मंजूर कीजिए। उन्होंने जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, मैं तुम्हारी सभा का सदर बन गया। तुम सेक्रेटरी हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं और मंजर अली 2 सेक्रेटरी हैं। गांधी जी ने पसंद किया और कहा, काम शुरू कर दो। इससे पहले गांधी जी ने देश भर से उन लोगों के नाम मांगे थे जो अपने आप को कानून तोड़कर जेल जाने के लिए पेश करें। इस पर मैं और मंजर अली दोनों अपने नाम भेज चुके थे। यह नाम बंबई अखबारों में छपते जाते थे। गांधी जी से उनके सदर होने और अपने और मंजर अली के सेक्रेटरी होने की बात तय करने के बाद मैंने उनसे दूसरे प्रतिज्ञा पत्र की बात छेड़ी। मैंने उनसे कहा कि पंडित मोतीलाल जी को आपका प्रतिज्ञा पत्र मंजूर नहीं है। उनके लिए और उन जैसे विचारों वालों के लिए हमने एक दूसरा प्रतिज्ञा पत्र बना लिया है। यह मैंने उन्हें दूसरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर सुनाया और कहा, यह पंडित मोतीलाल जी को मंजूर है। हम चाहते हैं वह हमारी सभा के नायब सदर हो जाएं। इसलिए हमने सोचा है कि जो आदमी दोनों में से किसी एक भी प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत कर दें, वह हमारी सभा का मेंबर बन सके। मोतीलाल जी के आ जाने से जवाहरलाल जी का आना आसान हो जाएगा और फिर शायद हम 3 सेक्रेटरी हो जाएंगे। मैंने देखा कि
मेरे यह सब बात कहते कहते गांधी जी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत मेरी बात बीच में ही काट कर काफी दुख और गुस्से के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी सभा का सदर नहीं बनूंगा। मैं अपनी मंजूरी वापस लेता हूं। तुम तो मेरे सत्याग्रह को बिल्कुल ही नहीं समझे। अब जाओ, जो ठीक समझो। मैं सदर नहीं, यह मेरा सत्याग्रह नहीं है। मैं सुनकर घबरा गया और हल्के से उनकी इस नाराजगी का कारण पूछा। उन्होंने फिर कहा, मुझे कोई दूसरा प्रतिज्ञा पत्र नहीं चाहिए, मुझे पंडित मोतीलाल जी नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा आदमी नहीं चाहिए। इलाहाबाद के अगर 4 मेहतर मिलकर मेरे प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत कर देंगे और अपनी सत्याग्रह सभा बनाएंगे तो मैं उनका सदर बन जाऊंगा। तुम्हारी सभा का सदर बनना मुझे नामंजूर है। तुम तो सत्याग्रह को समझे ही नहीं। अब मैंने उनसे कहा, आप नाराज ना होइए, मेरी अपनी निजी राय भी यही थी जो आपकी है। कुछ और साथियों की राय वह थी जिस पर आपको इतना दुख हुआ। मैंने पहले से आपको अपना और दूसरों का यह फर्क बताना ठीक नहीं समझा। अब हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। आपके बिना सत्याग्रह कैसा? आप ही रास्ता बताएं तो हम चल सकते हैं। दूसरा प्रतिज्ञा पत्र नहीं होगा, और कोई आए चाहे ना आए। गांधी जी ने थोड़ा सा सोचा, मेरी तरफ को बार बार देखा। एक दो और छोटी मोटी बातें हुई। उनका गुस्सा ठंडा हुआ, फिर खुश होकर कहा, जाओ काम करो, मैं तुम्हारा सदर और तुम सेक्रेटरी। उसी दिन शाम को या अगले दिन मैं इलाहाबाद के लिए चल पड़ा। यूपी सत्याग्रह सभा का विधान छप गया। गांधी जी सदर, मैं और मंजर अली सेक्रेटरी। मेंबरों की फहरिस्त शायद 30 के करीब रही होगी, जिसमें एक नाम जवाहरलाल का भी था। अब देखिए क्या होता है कि वहां से लौटने के बाद रौलट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह शुरू हो जाने के बाद से गांधी जी सारे देश के सामने देश के सबसे बड़े और अनन्य नेता के रूप में आ गए। इस तरह से उनका जो है गांधी जी के साथ बार बार मिलना शुरू होता है। वो जगह जगह मिलने लगते हैं, पंडित सुंदरलाल उनके साथ रहने लगते हैं, और एक तरह से उनमें जो है आत्मीयता इस तरह से बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे थे कि कैसे पहली मुलाकात में जो एक तरह से उनमें एक निराशा पैदा हुई थी, धीरे धीरे बड़े व्यक्ति के सोहबत में रहकर, उनकी छाया में आकर एक तरह से उनका जो विशाल व्यक्तित्व था, उनके दर्शन पंडित सुंदरलाल ने किए। एक छोटी मोटी बातें उन्होंने और लिखी हैं। वो ये कि साबरमती आश्रम कायम हो चुका था, पहले सत्याग्रह में उसकी बुनियाद पड़ी, वह सत्याग्रह आश्रम ही कहलाता था। कई हजार रुपये महीने का खर्च था। गांधी जी के कुछ धनवान मित्र और प्रेमी, जो सब या अधिकतर गुजराती थे, आश्रम का खर्च चलाते थे। खाना बनाने वाले हिंदू थे। इन धनवान मित्रों में से भी कोई कोई और उनके घर वाले जब तब आश्रम में आकर भोजन कर लेते थे। उन्हें ऐसा करने में बड़ी खुशी होती थी। थोड़े ही दिनों में एक मेहतर परिवार आश्रम में आकर ठहर गया और गांधी जी के हुक्म से और सबकी तरह रसोई में आने जाने और सबके साथ खाने पीने लगा। बहुत से गैर हिंदू मेहमान भी आश्रम में आने, रहने और बिना भेदभाव सबके साथ खाने पीने लगे। आश्रम का खर्च चलाने वाले कुछ धनवान भाइयों के लिए यह नई बात थी। वह इसके आदी न थे। उन्हें और उनके घर वालों को आश्रम में खाने में संकोच होने लगा। उन्होंने गांधी जी के पास आकर बड़ी नम्रता से यह सुझाया कि कम से कम उनकी खातिर आश्रम की रसोई को जरा छोटी जात वालों और गैर हिंदुओं से अलग रखा जाए। गांधी जी ने सुन लिया। उस समय कोई जवाब ना दिया। वह अपने मित्रों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझते थे। अगले दिन सुबह को उन्होंने कुछ आश्रम वासियों से कहा, अहमदाबाद के भंगी बाड़े में जाओ, वहाँ कोई मकान या जगह देखो, अपना आश्रम हम वहीं उठा कर ले जाएंगे, और वहाँ के रहने वाले जो खाना हमें अपने हाथों से ला कर देंगे वही हम खा लेंगे या मजदूरी करके पेट भर लेंगे। जो मिलने आएगा वहीं आकर हमसे मिल लेगा। जगह ढूंढी जाने लगी। उन धनवान मित्रों के कानों तक यह खबर पहुंची। हो सकता है उन्होंने आपस में कुछ सलाह की हो, आकर गांधी जी से मिले। उन्होंने अपने 2 दिन पहले के सुझाव की माफ़ी मांगी। आश्रम वासियों, आश्रम प्रेमियों और आश्रम में आने जाने वालों के लिए पूछताछ हमेशा के लिए मिट गई। यह था गांधी जी और उनके आश्रम का दर्जे ब दर्जे लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ विकास।
दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।